हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्निंग ट्रैक। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपकी जो है क्लास 9th और 10th की सब्जेक्ट साइंस की जो है चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं। फिर चाहे वो आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड हों या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जिसमें जो है जनरल साइंस पूछी जाती है, क्योंकि जनरल साइंस के मेनली क्वेश्चन जो है वो क्लास 9th और 10th से ही पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को कवर करने के लिए आपकी जो है इस चैनल पे प्लेलिस्ट चलाई जा रही है, जिसमें क्लास 9th और 10th के हम जो है चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं सिलेबस को। और क्लास 9th के आपका चैप्टर जो है ऑलरेडी यहाँ पे एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट्स में, वो आपका चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप जो है बिल्कुल उस चैप्टर को जाके देख सकते हैं, आपको ये हेल्पफुल रहेगा। बाकी क्लास 10th का जो है हमने चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 जो है इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर 1 आपका था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो ये आपका जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो आप जो है जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है रिवीजन के लिए इस चैप्टर के जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं या जो है अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके लर्निंग ट्रैक अगर सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। और अदरवाइज मैं आपको जो है इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड करा दूंगा। इस चैप्टर में जो पार्ट 1 था उसमें हमने लगभग इसके कुछ चीज़ों को हमने कवर कर लिया था। लाइक हमने फिजिकल चेंज देख लिया था, केमिकल चेंज देख लिया था, उसके अलावा केमिकल इक्वेशंस, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कुछ टाइप्स ऑफ आपकी रिएक्शंस हमने देखी थी, कंबशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसके अलावा हमने इन रिएक्शंस को विथ एग्जांपल समझ लिया था, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स। तो ये रेडॉक्स तक हमने जो है प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में जो है हमने कवर किया था। आज हम इससे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट्स जो है नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट जो है बाहर निकलती है यानी कि रिलीज होती है। इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है C+O2 इक्वल टू CO2 प्लस हीट, यानी कि जब आप कार्बन को यानी कि कोल को जो है बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपकी एक गैस इवॉल्व होती है जिसको हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ आपकी क्या निकलती है? हीट। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट जो है बाहर निकलती है यानी कि रिलीज होती है, उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप जो है एक दूसरा एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, देखिए रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रीथिंग तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम एयर को जो है एक्सचेंज करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, यानी कि एक बार ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है आपकी ब्रीथिंग। बट जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन आपका मेनली होता है कि फूड पार्ट जो आपने लिया था वो फूड जो है ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि एनर्जी उसमें भी रिलीज होती है, तो हम जो है उस प्रोसेस को नाम देते हैं रेस्पायरेशन। इसलिए रेस्पायरेशन को कंसीडर किया जाता है क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, देखिएगा, जो भी आप खाना खाते हैं, मतलब जो भी आपने फूड लिया फॉर द एनर्जी, वो एंड प्रोडक्ट के रूप में जो आपका कन्वर्ट होता है किसमें? कार्बन ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज आपका सबसे पहले साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर का जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ये सबसे पहले टूटता है पाइरुवेट में। एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है पाइरुवेट, तो इसमें टूटता है आपका सबसे पहले ग्लूकोज, और इसके साथ आपके 2 ATP रिलीज होते हैं। 2 ATP को जो है हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि एक तरह के एनर्जी के पैकेट्स हैं छोटे छोटे, जो बॉडी है जिन फॉर्म में बॉडी उसको यूज करती है। उसके बाद ये पाइरुवेट जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड है पाइरुवेट, ये आपका जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पाइरुवेट आपका पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद ये पाइरुवेट आपका कन्वर्ट होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस आपके
36 ATP। तो 36 ATP आपके यहाँ पे रिलीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और 2 ATP आपके रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो इन ऐसी मैंने आपको बताया कि एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस में जो है एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज होती है। तो इसमें भी आपके जो है 38 ATP बन रहे हैं, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि रेस्पिरेशन एक क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए यहीं पर आपको एक ध्यान रखने वाली बात और होगी, वो आपकी होगी इसी के एक जस्ट अपोजिट एक तरह की रिएक्शन और होती है, उसको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट इसी के नीचे करते हैं, वेट अ मिनट, एंडोथर्मिक, बस केवल नेम का थोड़ा सा चेंजेज है स्पेलिंग से। एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स ही होता है बाहर निकलना या रिलीज होना, इंडो मीन्स होता है इनहेल करना यानी कि ऐड करना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो है एनर्जी आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है कंटिन्यू करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी प्रोवाइड आप कर रहे हैं यानी कि ऐड कर रहे हैं एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, और किसी भी फॉर्म में वो हो सकती है, लाइट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या हीट की फॉर्म में। तब आप अगर एनर्जी दे रहे हैं एनर्जी का रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तब उस तरह की रिएक्शन को नाम दिया जाता है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसका एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप याद रख सकते हैं वो रख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो प्रोसेस जिससे आपकी जो है ग्रीन प्लांट अपने लिए क्या फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि फूड की फॉर्मेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक तरह की किस तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। देखिए एग्जांपल देखिए इसका, जो प्लांट जो है अपने स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं, जड़ें जो हैं जाइलम के थ्रू जो है वाटर्स एंड मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाती है। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग या प्लांट में जो भी पार्ट्स ग्रीन होते हैं वो इसी पिगमेंट के कारण होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंट में ये CO2 और H2O कंबाइंड होकर आपकी फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6, और प्लस इसके साथ आपका बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है O2, और कुछ अमाउंट में वाटर आपका जो है बाहर दोबारा रिलीज हो जाता है। तो यानी कि आपको ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपको जो है सनलाइट एक नेसेसरी कंपोनेंट हो, यानी कि एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी, तभी आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो सकती है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी एग्जाम्पल होगी किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की है। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो आपके एनर्जी को ऐड करने के बाद ही जो है कैरी आउट होती है, यानी कि कंप्लीट होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ये मेनली 3 तरह की होती हैं। वो भी टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो जिस टाइप में आप प्रोवाइड करते हैं उसी बेस पे हमने इनको कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में। आपको बस 1 वर्ड में याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये चीज़ ये रहेगी। जो आपकी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है मेनली 3 तरह की हो सकती हैं। इन 3 तरह की रिएक्शन को हम जो है नाम देते हैं क्या मतलब ये केवल एक्सोथर्मिक का ही नहीं है, इसमें आप जो है डिकम्पोजिशन को भी डाल सकते हैं कि रिएक्शन जो है कन्वर्ट कैसे हो रही है किसी फॉर्म में, मतलब पहचानना कैसे। अगर आप जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि कोई कंबाइन कर रहा है या जो है डिकम्पोज कर रहा है सनलाइट की फॉर्म में, तब हम इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन की बात रही है, टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक की बात करें तो सनलाइट के थ्रू हो रहा है, तो यानी कि फोटोलाइटिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर यही एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं हीट की फॉर्म में, अगर आप यही एनर्जी हीट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आप यही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में अगर ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी जिस फॉर्म में आप प्रोवाइड करेंगे उसी बेस पे उसका जो है रिएक्शन का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, मेनली यही 3 फॉर्म है जिनमें हम एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक, ये होगी आपकी एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक वो जिनमें जो है एनर्जी आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगले देखिए, अगली रिएक्शन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट के रूप में आपको सॉल्ट एंड वाटर अगर ये दो चीज़ आपकी प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो रही है तो उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि दोनों के इफेक्ट को आपस में न्यूट्रल कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl, ये आपका एक एसिड है, NaOH ये आपका एक बेस है। कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिससे H पॉजिटिव रिलीज होते हैं, ठीक है, उसको हम एसिड बोलते हैं। और जिनमें जो है हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आपका कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड होता है तब हम उसको नाम देते हैं बेस। तो जब आपके एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए आपका H2O बना और NaCl ये कॉमन सॉल्ट बन गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करके आपके वाटर एंड सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें दिया देखो HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो NaOH है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपकी फॉर्मेशन कर दिया H2O वाटर की और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की। ठीक है, तो ये आपकी हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो एग्जाम से जस्ट पहले आप जो है उन PDF को एक बार देख के अपना रिविजन कर सकते हैं या यहाँ से अपने नोट्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक है, इसके बाद समझिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है, अभी हमने ऊपर देखा था कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करवाना था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज कंजर्व्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि ये LHS और RHS साइड की बात हो रही है। और टोटल मास इक्वल टू टोटल मास व्हाइल ब्लीचिंग अ केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड नॉट बी चेंज्ड, बैलेंसिंग। कह रहा है मतलब एक तरफ का जो भी प्रोडक्ट का मास है इसको इस तरह समझिए, आपके पास कोई एक कंपाउंड है A या एलिमेंट है A और उसने रिएक्ट किया B के साथ, प्रोडक्ट बना दिया आपका C+D। तो ये C+D का जो भी मास हो गया, नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो इक्वल होंगे ऑलवेज नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के एटम से। ठीक है, वो AB उनका मास भी हो सकता है या उनके नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो मास ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा। तो LHS आपका ऑलवेज इक्वल होना चाहिए किसके, RHS के। तब हम इसी रूल को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि मास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। वहाँ वो कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं और इसी को ओबे कराने के लिए हमें जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे कराने के लिए। लिखा हुआ है Fe3O4 प्लस H2 इक्वल टू Fe प्लस H2O। आपने फेरिक ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका आयरन अलग हो गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन देखा जाए तो ये आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड आपको Fe के 3 एटम दिखेंगे, ऑक्सीजन के 4 और H2 के 2, ये आपके LHS हैं। RHS साइड देखेंगे Fe1 है और हाइड्रोजन के तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन एक ही है। तो इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन यहाँ 1 था वहाँ 4 हैं, यहाँ Fe1 है वहाँ Fe3 थे। तो इसको जब हम करते हैं बैलेंस तो उसके लिए जो है हम नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि जो है दोनों साइड नंबर ऑफ एटम से इक्वल हो जाए। तो देखिए Fe3O4 प्लस H2 तो ये 3Fe प्लस H2, इससे हमारा Fe सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद Fe3O4 प्लस H2 3Fe प्लस 4H2O। अब हमें H2O को भी 4 करना है तो हमने 4H2 लिखा। तो इसलिए हम जो कंक्लूड करके लिखते हैं, जब हमने यहाँ 4H2 लिखा तो ऑक्सीजन तो आपकी 4 होगी लेकिन हाइड्रोजन का नंबर अब बदल के 4 2 8 हो चुका है। तो हम लास्ट में जो फाइनल इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे वो ये रहेगी Fe3O4 प्लस 4H2 इक्वल टू 3Fe प्लस 4H2। यहाँ पे आप देखेंगे Fe यहाँ 3 आ चुके हैं, ऑक्सीजन आपके 4 हैं और हाइड्रोजन आपके 4 2 8। और यहाँ देख लीजिए 3Fe, Fe आपके इधर 3 है, उसके अलावा हाइड्रोजन आपके 4 2 8 और ऑक्सीजन आपके 4 1 4। तो आपके ये दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो चुके हैं, यानी कि मास दोनों साइड इक्वल हो चुका है। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं कि हाँ ये बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि ये मास ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ है उसको जो है क्या करती है, फॉलो करती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कोरोजन, जिसको हम नाम देते हैं क्या, संक्षारण। इसको हम नाम देते हैं संक्षारण। कह रहा है
प्रोसेस ऑफ स्लोली रिएक्टिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक O2 CO2, इसके अलावा एसिड मॉइस्चर, इन चीज़ों से अगर कोई भी मेटल सरफेस जो है कोरोड होती है यानी कि ख़राब होती है, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं कोरोजन। देखिए कोरोजन में आपको मेनली 3 चीज़ें याद रखनी है, जो मतलब 3 जगहों से मेनली क्वेश्चन बनता है कोरोजन का। वो एक तो आता है आपका कि आयरन की रस्टिंग, एक तो आपका एग्जांपल है आयरन की रस्टिंग, वो आपका यहीं पे दिया हुआ है, ये देखिए रस्ट यानी कि हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। देखिए इसमें लिखा है 3Fe, ये आपकी रिएक्शन दी हुई है 3Fe प्लस 3/2O2 प्लस XH2, तो ये बनता है आपका Fe2O3 प्लस XH2। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये आपका जो है रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। तो इस रस्ट की फॉर्मेशन के लिए आपका आयरन एक मेटल था जिसने जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और थोड़ा अमाउंट में मॉइस्चर भी उसमें प्रेजेंट थी, तो ये जब आपस में रिएक्ट करके जो आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई वो आपका रस्ट बना। तो इसको हम एक तरह का कोरोजन का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। बट ध्यान रखेंगे जब आयरन में रस्ट की फॉर्मेशन होती है तो उसको कोरोजन का टाइप्स लेके हम उसको बोलते हैं क्या, रस्टिंग, वो हमारी जो है होती है रस्टिंग मेनली। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें एक दो एग्जांपल और याद रखने, एक आपका सिल्वर होता है जो Ag, उस पर जो है कई बार ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, इसकी वजह से, किसकी, AgS, ये कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। इस सिल्वर सल्फाइड से जो है चांदी का कलर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, तो ये भी एक तरह का कोरोजन का ही एग्जांपल है। और ये जो ब्लैक कलर का सबस्टांस बना है ये आपका बना है सल्फर डाइऑक्साइड से। जब सिल्वर ने एटमॉस्फेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या SO3 जो आपकी प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्ट करके इसकी फॉर्मेशन की, और ये जो है एक ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर जो है अपीयर होगी, जिससे कि जो है चांदी खराब हो जाती है और उसकी अपीयरेंस जो है अच्छी नहीं रहती। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल होगा किसका, कोरोजन का। इसके अलावा एक एग्जांपल आपको और याद रखना है, वो है कॉपर कार्बोनेट CaCO3। ये एक तरह की ग्रीन कोटिंग होती है जो तांबे के बर्तनों पे आपको जो है मेनली देखने को मिल जाएगी। सॉरी, कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो ये कॉपर कार्बोनेट ये जो है आपको कॉपर की चीज़ें जो हैं उनके ऊपर जो है मिल जाएगी ग्रीन कलर की कोटिंग देखने के लिए। ये भी एक तरह का कोरोजन का एग्जांपल है, बस इसमें जो कॉपर है आपका मेटल वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तब आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, CuCO3 की। और ये जो है ग्रीन कलर सबस्टांस है जो जिसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर कार्बोनेट भी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया किसका, कोरोजन का। तो मेनली आपको यही 3 एग्जाम्पल याद रखने, कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का जब कोरोजन होता है तो हम उसको नाम देते हैं रस्टिंग, और बाकी ये दोनों जो है अलग अलग सबस्टांस से जो है मेटल रिएक्ट करके जो है अलग अलग सबस्टांस की फॉर्मेशन करते हैं। अब इससे क्या होता है कि कोरोजन होने से बहुत सारे मेटल्स का जो है लॉस होता है, जिससे कि हमें उनको प्रिवेंट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो मेटल से ही बनाई जाती है। तो अगर मेटल बहुत जल्दी कोरोड होगा तो जो है हमें फाइनेंशियली या इकोनॉमिकल जो है लॉस हो सकता है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम जो है कुछ मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि इनकी कोरोजन होने की जो टेंडेंसी है उसको जो है कम किया जा सके। तो इसके लिए जो प्रिवेंशन मेनली यूज़ किया जाता है, वो प्रिवेंशन में देखिए आपका क्या क्या है, पेंटिंग, आप किसी भी मेटल सरफेस पे पेंट करके उसको जो है उसका कांटेक्ट कट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस से, जिससे कि जो है उसका कोरोजन नहीं होगा। उसके अलावा गैल्वेनाइजेशन, देखिए गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल के ऊपर जो है जिंक की जो है आप लेयर, अगर एक पतली सी लेयर अगर अप्लाई कर देते हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन में क्या, जिंक की एक छोटी सी पतली जो है लेयर जो है तैयार की जाती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, जिससे कि जो है उसका कांटेक्ट एयर से हट जाए और उसका जो है फर्दर कोरोजन ना हो। इसके अलावा आप मेथड यूज़ कर सकते हैं ऑयल एंड ग्रीसिंग। कई सबस्टांस पे जो है हम ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके भी जो है प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। देखिए कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ एडवांटेज सिंस Al2O3 फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोजन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। कई बार क्या होता है कि जिस मेटल के साथ एयर रिएक्ट करती है उसके ऊपर जस्ट उसी के ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और इसका एक एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम Al2O3। एल्यूमिनियम पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक सबस्टांस बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक पतली लेयर बन जाती है उसी मेटल के ऊपर, जिससे कि एक पतली लेयर बनने के बाद उसका और ऑक्सीजन के साथ जो है इस एल्यूमिनियम का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, जिससे कि इसका जो है प्रिवेंशन हो जाता है, यानी कि उसकी रोकथाम हो जाती है, जिससे कि उसका अगर फर्दर कोरोजन ना हो। तो ये जो है एक
सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेथड है किसी भी मेटल का, जो अपने ही ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेते हैं रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक रहेगा कोरोजन। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका जो है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये एक तरह का, ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शंस है, और ये भी जो है कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है इन ह्यूमन यूज। देखिए इसमें लिखा है क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इनटू द बैड स्मेल एंड टेस्ट। कह रहा है कोई भी फूड पार्टिकल्स हैं जिनमें ऑयल या फैटी सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हैं तो वो जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उनका जो टेस्ट और स्मेल है ये दोनों जो है ख़राब हो जाती हैं, जिससे कि वो जो है वो हमारे यूज़ के लिए या हमारे ईटिंग के लिए जो है नहीं रहते, जिससे कि हम उनको आगे फर्दर फ्यूचर में जो है यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो फूड पॉइजनिंग या अदर डिजीज जो है कॉज कर सकती हैं। ठीक है, इसके लिए भी प्रिवेंशन के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने चिप्स देखा होगा, या पोटैटो चिप्स, या इसके अलावा आपके कुरकुरे, नमकीन्स, ये जो है आपके ऐसे सब्सटेंस आते हैं जो ऑयली हैं, मतलब जिनको फ्राइड किया गया है या उनमें फैटी सब्सटेंस अवेलेबल है, तो उनमें जो है ऑक्सीडेशन रेंसिड, उनका रेंसिड होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ आते ही रिएक्ट करते हैं, सीधे जो है आपके क्या रेंसिड हो जाते हैं, जिससे कि उनकी ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, उनका टेस्ट और स्मेल जो है ख़राब हो जाती है। इनके प्रिवेंशन का कुछ मेथड ये है, आप एंटीऑक्सीडेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रोकते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान रखें, ये लिखा है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब ऐसी पैकिंग जिसमें एयर बिल्कुल भी ना हो। जब आप किसी भी बर्तन से या किसी भी स्पेस से अगर पूरी हवा, पूरी एयर को अगर निकाल देते हैं तो वो जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में मतलब जो है एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो वैक्यूम पैकिंग मतलब आप जिस भी बर्तन में या जिस भी पैकेट में उस चीज़ को पैक कर रहे हैं जिसमें ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस अवेलेबल है, तो उसमें जब आप उसको पैक करेंगे तो पैक करने पे आप उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि अंदर की जितनी एयर है उसको सारी बाहर निकाल के अंदर जो है इन्वायरमेंट वैक्यूम वाला बना देंगे। तो वैक्यूम बनाने से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो आपका ऑक्सीडेशन फूड का नहीं हो पाएगा और वो रेंसिड होने से बच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या मेथड हो सकते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट या कुरकुरे या नमकीन्स के जो पैकेट आते हैं जिनको जो है बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें जो मेनली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो यूज़ की जाती है वो नाइट्रोजन गैस की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस है एक तरह की, ये जो है ईजिली जो है रिएक्ट नहीं करती है किसी के साथ। तो जो है ऑक्सीजन की जगह अगर आप नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं पैकेट्स में तो जो है उनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। और ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विथ विच गैस विच प्रिवेंट द रेंसिडिटी, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये जो हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में तो वहाँ पे आपके जो है सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टेप, और इसके अलावा आप जो है फैटी सब्सटेंस जो भी आपके पास है फूड आइटम्स, उनको जो है आप रेफ्रिजरेटर में रख के भी जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो इसलिए हम उनको जो है फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके हमने देख लिए जो मेन टॉपिक इस चैप्टर में हमने मतलब आपने जो है कवर करना है, ये हमने एक बार रफली देख लिया। अब हम इनको जो है इन्हीं पॉइंट्स को हम के नोट्स के जरिए जो है समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने क्या क्या चीज़ें जो है इसमें पढ़ी। ठीक है, इस चैप्टर में मतलब ये तो आपका एक हमने ब्रीफली ना एक बार हमने डीपली जो है इनको एक्सप्लेन करके समझ लिया। अब जो है पॉइंट वाइज अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अगर याद करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुछ की पॉइंट्स आपको इस पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसके थ्रू जो है आप अपने पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। देखिए पहला देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया है, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज इन विच अ सबस्टांस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सबस्टांसेस विथ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिनमें जो है केमिकल चेंज होता है, जिसमें एक सबस्टांस चेंज होकर किसी नई सबस्टांस की जो है फॉर्मेशन करता है जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, तब हम उस तरह की रिएक्शंस को नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। सबस्टांसेस दैट रिएक्ट और टेक पार्ट इन द रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट। जो मैंने बोला जो आपके किसी भी रिएक्शन में जो एलएचएस साइड यानी कि एरो से जो लेफ्ट साइड जो भी सबस्टांस आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उनको हम नाम देते हैं क्या, उनको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड द सबस्टांस फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट। और जो आरएचएस साइड आपके जो प्रोडक्ट जो सबस्टांस बन रहा है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, जो भी आपका आरएचएस साइड फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। वो हमारा होता है प्रोडक्ट। ठीक है,
सेकंड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू गिव प्रोडक्ट। बस कुछ नहीं होता, एक तरफ आपके रिएक्टेंट साइड जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल आपने लिए हुए हैं उनके जो है बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होकर नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है अ केमिकल रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला पॉइंट आपका हो सकता है कि मतलब किस कैसा चेंज देख के आप बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसमें पहला है एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर जो है गैस इवॉल्व हो रही है, गैस निकल रही है, तो आप जो है बोल सकते हैं कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, किसी भी रिएक्शन का जो है आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ पे एक देखिए नया वर्ड आया है प्रेसिपिटेट, तो ध्यान रखेंगे जब कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी सपोज कीजिए कोई रिएक्शन थी और इसमें प्रोडक्ट बना आपका सी प्लस डी, तो इसमें जो आपका ये जो डी प्रोडक्ट बना है जो इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी कि जो पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, तो ऐसे सबस्टांस को नाम दिया जाता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है उसको नाम दिया जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन हो रही है किसी रिएक्शन में तो भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये केमिकल चेंज हो रहा है। चेंज इन कलर, आपका किसी भी कोई भी आपने रिएक्शन करवाई दो चीज़ों को मिक्स करा के और उसका जो है कलर चेंज हो रहा है तो भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल केमिकल रिएक्शन हो रही है। एंड चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट को हम मैक्सिमम टाइम पे जो है कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आपके आइस है, आइस की फॉर्म जो है फॉर्म जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन वही आइस आपका पिघल के लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्म में आ जाता है, तो यहाँ पे आपका ये केमिकल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी पिघल के केवल आपको बर्फ़ पिघल के पानी बनी है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों की सेम है। आइस की प्रॉपर्टीज़ भी वही है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ भी वही है। अगर इसी वाटर को आप बॉयल करके वाटर वेपर में भी कन्वर्ट कर देंगे तो वो फेज़ तो चेंज हो जाएगी, फेज़ उसकी गैस बन जाएगी, बट लेकिन उसको जो आप केमिकल चेंज कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ तीनों स्टेट में जो है सेम है उस मॉलिक्यूल की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फिजिकल चेंज। देखिए, इफ़ अ चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। मैंने आपको बताया था कि ऐसे चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि कोई नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती और रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अपनी पुरानी अवस्था में जो है वापस आ जाते हैं, तब हम उस तरह की चेंज को नाम देते हैं फिजिकल चेंज। अगला देखिए केमिकल चेंज, इफ़ अ चेंज इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। मेनली हम कंसिडर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यही करते हैं कि कोई भी नया सब्सटेंस बन रहा है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, तब हम उस तरह की चेंज को नाम देते हैं क्या? केमिकल चेंज। उसके बाद अगला देखिए, अगला है आपका एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, आप इनको नोट्स के रूप में एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, मैं केवल आपको एक बार रीड करके बता दे रहा हूँ। एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफ़ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन सच अ रिएक्शन इज नोन एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन से हीट जो है बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, तब उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इफ़ हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग दैट सच अ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर आपको किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, यानी कि एनर्जी उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, तब आप उस तरह की रिएक्शन को नाम देंगे क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगला देखिए, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ये वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जिससे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। द process of equating the number of atoms on both side of a chemical equation is known as balancing of chemical equation। अगर आपको जो है करना है तो आपको क्या करना है, अगर किसी केमिकल इक्वेशन में अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड अगर इक्वल करते हैं LHS साइड एंड RHS साइड, तब हम उस तरह की प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अगला, द फर्स्ट स्टेप इन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। वही हमने जो स्टेप लिए थे कि पहले आपको LHS साइड के सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम लिख लेने और राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको राइट साइड लिख लेना। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करके दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर लीजिए, आपकी इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी? बैलेंस। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स।
ठीक है। हम जो है जिस एलिमेंट या मॉलिक्यूल के एलिमेंट के जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हम उससे शुरू करते हैं किसी भी इक्वेशन को जो है बैलेंस करना। इट कैन बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है। देन इट इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद हम जो है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले पोर्शन को जो है हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इक्वेशन के लिए। राइट बैलेंसिंग, व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, wait a minute, while balancing a chemical equation the molecular formula of the reactant and product should not change। फॉर्मूला जो है आप उनका चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो मैंने आपको बोला था कि नंबर आप किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के पीछे से जो है नंबर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आपको जो नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करने हैं वो आगे से नंबर लगा के ही जो है चेंज करने हैं। द मॉलिकुलर फार्मूला आर सिंपली मल्टीप्लाइड बाय द शूटेबल कॉफिशिएंट। उसके बाद आप जो है नंबर्स ऑफ जो है अप्लाई कर सकते हैं उनको जो है बैलेंस करने के लिए। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट आर रिटन ऑन द एरो सेपरेटिंग द एलिमेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आपको जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनानी है अगर आपकी रिएक्शंस, तो उसमें आपको जो है अगर कोई आपने एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डाला हुआ या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ या चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, तो उसको आप जो है एरो के ऊपर मेंशन करें। जैसे सपोज कीजिए A+B और ये आपका एरो था और आपका C+D प्रोडक्ट बना था, तो कोई भी अगर आपको ऐसी कंडीशन दी हुई है तो वो कंडीशन को आप जो है यहाँ पे एरो के ऊपर जो है मेंशन करके लिख सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड एरो। जब भी कोई रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको आप जो है अपवर्ड एरो, इस तरह का एरो बना के जो है अगर आप एरो मेंशन करते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि इस रिएक्शन में से जो है आपकी हीट इवॉल्व हो रही है, और इसका मतलब क्या है कि ये किस तरह की रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है। आगे देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड एरो। अगर कोई प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो रही है जो इनसॉल्युबल है, तब आप जो है डाउनवर्ड एरो बना सकते हैं इस तरह का अगर एरो बनाते हैं तो आपकी जो है वो रिएक्शन ये बताएगी कि इसमें जो है आपका किसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्रेसिपिटेट की, यानी कि एक इनसॉल्युबल सबस्टांस बन रहा है जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन रिटर्न एज प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड। अगर आपकी हीट निकल रही है तो आप जो है उसको प्लस हीट के रूप में सीधे लिखेंगे, तो जो है आपको अगर आपको क्वांटिटी पता है कि कितनी हीट निकली है तो आप डायरेक्ट जो है ये लिख सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी में हीट लिखी है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप केवल प्लस हीट भी अगर प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट के बाद में अगर प्लस हीट लिख देते हैं तो आपको जो है वहाँ से पता चल जाता है कि हाँ ये हमारी जो है किस तरह की एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन रिटर्न एज प्लस हीट ऑन द रिएक्टेंट साइड। अब बस इसमें ध्यान रखने वाली बात केवल इतनी ही होगी कि आपको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपकी किसी रिएक्शन में हीट जा रही है, सपोज करो इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो आपने प्रोडक्ट बना उसके साथ लिख दिया हीट, तो ये आपकी वो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपने लिखा A+B प्लस हीट इक्वल टू C+D, तो ये आपकी जो होगी इंडोथर्मिक। अगर आपने रिएक्टेंट साइड प्लस करके हीट लिखा है तो वो इंडोथर्मिक होगी। अगर आपने प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट के साथ प्लस करके हीट लिखा है तो वो आपकी जो है कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, तो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। अगला देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसेस कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो प्रोडक्ट एक साथ, दो चीज़ें एक साथ मिलकर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है, तब उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी बिटवीन टू एलिमेंट्स, बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, और बिटवीन टू कंपाउंड्स। ये कोई फिक्स नहीं है कि वो एलिमेंट के बीच में ही होगी या कंपाउंड के बीच में ही होगी। एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोडक्ट आपकी केवल एक बनेगा। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज टू
टू और मोर प्रोडक्ट। बस ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जैसे आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिल के केवल एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आपका एक सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, तब उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेट अ मिनट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मैंने आपको ऊपर बताया, अगर आपकी हीट की फॉर्म में एनर्जी जा रही है तब आप उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, अगर आपकी लाइट की फॉर्म में जा रहे हैं तो वो आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, और अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी जा रही है तब आप उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन अलग अलग होते हैं, देखो इसने इनके नेम दे दिए हैं आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट आर नोन एज थर्मोलाइटिक या थर्मल। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट आर नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगली रिएक्शन आपकी चलेगी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है एक रिएक्शन आपको दूसरी रिएक्शन ना, एक एलिमेंट आपके दूसरे एलिमेंट को जो है उसके सॉल्यूशन से हटा देता है। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन displacement reaction, a reaction in which a more reactive element displaces less reactive element from its solution। यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट लिखने की जगह लेस रिएक्टिव एलिमेंट भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जब भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा देता तो उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखा है द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपको कुछ जो है एलिमेंट बताऊंगा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, किसके, रिएक्टिविटी के बेस पे। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी आपकी जो एलिमेंट है वो आपके हो सकते हैं क्या, सबसे पहला आपका जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपके सिंबल्स हैं। के सिंबल होता है आपका पोटेशियम का, Na सिंबल है सोडियम का, Ca कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये आपके 13 एलिमेंट हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में इनको रखिएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैंने 3 अलग अलग कॉलम में लिख दिया, आप इसको सीरीज में लिखेंगे। सबसे ऊपर आएगा कैल्शियम, फिर सबसे ऊपर आपका आएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपके 13 एलिमेंट हैं जो आपको मेनली याद रखने हैं रिएक्टिविटी सीरीज के रूप में। ठीक।